हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, मेरे मैसेज का कुछ तो फायदा हुआ, थोड़े तो ज्यादा लोग आए हैं। हाँ बच्चों, करें वो डिस्कस शीट। बताओ बच्चों। ये 6th क्वेश्चन बच्चों, आई थिंक इसमें मिसप्रिंट है कुछ। एक्चुअली क्या है, अगर आप इसमें देखो कि ए बी सी ऑप्शंस तो डायमेंशनली गलत हो गई, है ना। तो ये हमने मतलब एग्जैक्ट केस लिखा था, तो इस केस में क्या आंसर आता है? 2 अल्फा आएगा, है ना। इन्होंने क्या दिया हुआ है पीछे आंसर? तो उसको ठीक करके 2 अल्फा कर लो। राइट, जैसे मैंने कहा था, हमें ध्यान रखना है बहुत कि मतलब ये देखना है कि लेवल की बात की गई है या वॉल्यूम की बात की गई है ना। किस केस में हमारे फॉर्मूला में 3 अल्फा वाला लगेगा और किस में 3 अल्फा -2 वाला अल्फा वाला लगेगा। करेक्ट। आगे। सेवेंथ क्वेश्चन देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि एक डायरेक्शन में अल्फा 1 है एंड इन एवरी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, मतलब दो डायरेक्शंस में अल्फा 2 है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन पूछा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नहीं तो क्या होता है कि हमें हमेशा वो याद ही क्या होता है कि वो जो रिलेशन होता है 6 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा,
तो इसमें देखो कैसे करना है हमें कि इफ वी थिंक ऑफ अ क्यूब, तो क्रिस्टल है कोई, तो मान लो उसकी लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है, हाइट एच है, और इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, इसका अल्फा 2 है, करेक्ट। तो अब बच्चों इसका वॉल्यूम हुआ क्या, एल बी एच, करेक्ट। अब इस पे एरर लगा दो, डेल्टा वी बाय वी क्या हो गया, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा एच बाय एच। अब हीट लगाओ, डेल्टा वी बाय वी क्या हो गया, गामा डेल्टा टी, जो हमें निकालना है। डेल्टा एल बाय एल क्या हो गया, अल्फा 1 डेल्टा टी। डेल्टा बी बाय बी क्या हो गया, अल्फा 2 डेल्टा टी। सिमिलरली तीसरा भी अल्फा 2 डेल्टा टी हो गया। तो आपका डेल्टा टी जो है वो कट गया, और गामा क्या आ गया, अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2। अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन, वो सीधा वो रिलेशन यूज करना है जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, टी माइनस टी मेल्टिंग पॉइंट अपॉन टी बॉइलिंग माइनस टी मेल्टिंग, उससे आ जाएगा डायरेक्टली। आगे बचो। 12th क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगेगा, देखो कि वो रोटेट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, नई एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो पहले तो ये सोचो कंसेप्चुअली कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एंगुलर स्पीड चेंज क्यों होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों क्या हो जाएगा, बॉडी एक्सपैंड करेगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो वो उस कारण से एंगुलर मोमेंटम वाली रिजल्ट लगेगा। तो हमें क्या यूज करना है 12th में कि एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब अगेन एरर, आई को हम लिख सकते हैं बच्चों इन फॉर्म ऑफ कुछ कांस्टेंट होगा ना, मतलब सम कांस्टेंट के इंटू एम आर स्क्वायर, इस टाइप का होगा, इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट। अब एरर लगा दो, तो यहां से क्या आ गया, 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इक्वल टू 0। तो डेल्टा ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा इंटू 2, डेल्टा आर बाय आर क्या बन गया, अल्फा डेल्टा टी। तो 2 ओमेगा इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 100। तो आप ये देख सकते हो कितना आ गया, ये 0.004 ओमेगा आ गया। तो इतना चेंज है, और एक माइनस भी आएगा, है ना। तो फाइनल कितना हो गया, अगर आप इसको ओमेगा में से सब्ट्रैक्ट करोगे 0.996 आ जाएगा, है ना। आगे बच्चों,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्टींथ क्वेश्चन में देखो आपको रिजल्ट यूज करोगे, इसमें मैं समझ गया कुछ कंफ्यूजन जो हुई होगी। सी, आप डेल्टा टी बाई टी निकाल लोगे, है ना, जो आपका हाफ अल्फा डेल्टा थीटा आ गया। आपको ढूंढना क्या है? डेल्टा कैपिटल टी। अब कंफ्यूजन ये हो रही होगी कि ये टी में क्या पुट करना है ना। ये टी कितनी देर का है बच्चों? ये टी क्या है? 30 डेज, क्योंकि आपको 30 डेज में निकालना है कि कितना एरर है। तो टी क्या डलेगा? 30 डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करके। तो इन अदर वर्ड्स, ये जो 0.5 सेकंड दिया है इसका कोई काम नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए। अंडरस्टूड? आगे आगे बचो। 22। ये अभी हमने जो किया वही है। आगे आगे बचो। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कहा है कि स्टीम को पास किया टिल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बिकम्स 90 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम आपको दे दी, मास ऑफ मिक्सचर। तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं इसमें, क्योंकि सारा बता ही दिया, इसमें हमें वो उतना कुछ नहीं करना पड़ता जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। अब तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है? सिंपली आपको मास निकालना है कि स्टीम का कितना मास है जो कंडेंस कर गया। तो
अब आपके पास क्या है, m ग्राम स्टीम at 100 plus 54 ग्राम वाटर at 30, और इस सारे का आपको पता है कि फाइनली क्या बन गया, 90 डिग्री पे वाटर बन गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन इजी है क्योंकि सारा आपको बता ही दिया कि फाइनली क्या हो रहा है। बस इसमें जो गलती होगी आपसे वो होगी साइंस की, वो ध्यान रखना है। हमें कहना क्या है कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू 0, राइट। तो अब m ग्राम ऑफ स्टीम के लिए डेल्टा Q1 क्या बना, देखो उसके साथ क्या हो रहा है, वो पहले तो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुई, राइट। तो वो हीट लूज कर रही है, इसलिए मैंने यहां माइनस साइन लगाया। फिर क्या हो रहा है उसके साथ, वो 100 से T पे जा रही है, और जो दूसरा वाटर है उसके साथ क्या हो रहा है, उसका डेल्टा Q2 वो MC इंटू, अच्छा T तो हमें पता ही है, ये आपकी इस तरीके से इक्वेशन बनेगी, इससे आपका m निकल आएगा। ठीक है, तो मेन बात है साइंस का ध्यान रखना है। राइट, 39th में देखो क्या हो रहा है, 1 किलोवाट की कॉइल है, मतलब वो पर सेकंड कितनी एनर्जी दे रही है, 1000 जूल्स, और कितनी डिसिपेट हो रही है, 160 जूल पर सेकंड। तो नेट हीट पर सेकंड कितनी मिल रही है उसको, 840 जूल्स। तो जो पावर है क्या होती है, वो डेल्टा Q बाय डेल्टा T, वो है आपकी 840। आपका डेल्टा Q आपको पता है MC डेल्टा T, राइट। उससे आपके पास ये, आपको ये ढूंढना है टाइम डेल्टा T, वो निकल आएगा। ठीक है जी। $37th question, 10 ग्राम ice at -20 is added to 10 ग्राम water at 50। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने कल पिछली क्लास में बात की थी, हम इस सिस्टम को इसकी लोएस्ट स्टेट में लेके आएंगे। तो एक तरफ तो आपका है ही 10 ग्राम आइस एट -20, जो दूसरा है 10 ग्राम वाटर एट 50, उसको हम लेके आना है टू आइस एट -20। तो इसमें क्या स्टेप्स होंगे, पहले तो आप वाटर को
3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। देखो, सबसे पहले तो आप वाटर को 0 पे लेके आओगे, तो 10 into 1 into 0 minus 50, ठीक है, साइंस का ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर माइनस, क्योंकि हम निकाल रहे हैं हीट, 10 into 80। अब उसको हम 0 से -20 पे लेके जा रहे हैं, तो 10 into, अब 0.5 है, अब आइस है वो, इंटू फाइनल टेम्परेचर -20 -0। तो इतनी हीट हमने उससे निकाल ली। कितनी आ रही है ये देख रहे हैं हम, -500 -800 -100। तो ये टोटल -1400 हीट हमने निकाल ली उसमें से, है ना। तो अब आपके पास क्या बन गया, अब आपके पास 20 ग्राम्स आइस है एट -20, जिसको आप अब 0 करना है। यहाँ से 1400 थी, तो अब हम इसको 1400 हीट दे देंगे। तो सबसे पहले तो ये आइस 0 पे जाएगी, उसमें कितनी एनर्जी लग गई, mc इंटू 0 माइनस -20, तो ये 200 निकल गई। ठीक है जी, बची कितनी, 1200। अब 1200 क्या कर रही होगी, इस आइस को मेल्ट करवा रही होगी, राइट। तो अगर पूरी की पूरी आइस मेल्ट होनी होती, 1 मिनट के लिए अगर हम अज्यूम करें, तो कितनी एनर्जी चाहिए थी, m इंटू एल। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितनी थी, 1200। इसका क्या मतलब हुआ कि पार्शियल आइस मेल्ट हुई होगी, है ना। और अगर पार्शियल आइस मेल्ट हुई होती है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या टेम्परेचर हो गया, वो 0 डिग्री होगा, राइट। ये वाले क्वेश्चंस जो थोड़े से लंबे होते हैं। नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस जनरली ऐसे क्वेश्चंस में जो आंसर होता है, वो बच्चों वो वाला ही होता है, जो बाउंड्री वाला होता है ना, मतलब या 0 या 100। जैसे आप देखो, इसका 0 है, ऊपर वाले का भी 0 है ना। तो मतलब ऑल दो मतलब कोई जरूरी नहीं है, मतलब मोस्टली ऐसा होता है, ये कह रहा हूँ मैं। तो मतलब अगर बिल्कुल टाइम ना हो फिर मार्क करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने कंडक्शन तक बात की थी, ठीक है। कंडक्शन के बाद जो अगला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आता है, दैट इज कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या होता है बच्चों, मुझे बताओ कि हाउ इज कन्वेक्शन डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन। कन्वेक्शन में ये होता है बच्चों कि जैसे मान लो ये वाटर है, हमने
इसको नीचे से हीट करना शुरू किया, तो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो हीट अप हुआ और वो हीट अप होके ऊपर की तरफ गया, और जो ऊपर से ठंडा मॉलिक्यूल था वो नीचे आया और वो हीट अप होगा, वो फिर ऊपर जाएगा। तो अगर कोई पर्सन ऊपर अपना हैंड रखता है तो उसको हॉट फील होगा। क्यों? क्योंकि जो हॉट वाला मॉलिक्यूल था वो खुद नीचे से ऊपर आ गया। तो अगर हम देखें कि व्हाइल इन कंडक्शन क्या तरीका था, कंडक्शन में कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वाइब्रेशन से वो आगे ट्रांसफर हो रहा था। कन्वेक्शन में होती ही डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो दिस इज हीट ट्रांसफर ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर, कंडक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, कन्वेक्शन में हो रही है। तो आप एक चीज ये भी समझो कि ये डिस्प्लेसमेंट तभी हो पा रही है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मतलब उनको बीच में कुछ स्पेसेस मिल रही हैं, तभी वो मूव कर पा रहा है। ठीक है, तो कन्वेक्शन जो है वो सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में ही होती है, क्योंकि वहीं पे एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जहां पे मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब बच्चों बस कन्वेक्शन में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते। कन्वेक्शन में हमने सिर्फ एक थ्योरेटिकल पॉइंट समझना होता है, वो ये है कि वो इसी केस में ही हम इसी को एग्जांपल लेके समझते हैं। मुझे बताओ कि मान लो हम ये एक्सपेरिमेंट ग्रेविटी फ्री स्पेस में कर रहे होते। ठीक है, तो उस केस में क्या रेड वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाता या क्या ब्लू वाला मॉलिक्यूल नीचे आता? नो। ठीक है, यहां पे फिजिक्स अप्लाई क्या हुई है कि मॉलिक्यूल हीट अप हुआ, हीट होने से उसकी डेंसिटी कम हो गई, तो फिजिक्स कहती है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर जाता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे आता है। ठीक है, बट अगर ग्रेविटी नहीं होएगी तो फिर तो कोई ऐसी मोशन होएगी ही नहीं, राइट? तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी टेम्परेचर डिफरेंस दे दोगे तो बस अपने आप मॉलिक्यूल्स जाना शुरू कर देंगे हाई से लो टेम्परेचर। कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो ग्रेविटी है, चाहे हवा चल रही हो, चाहे कुछ हो, कुछ ना कुछ तो चाहिए जो मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगा। अपने आप से नहीं मॉलिक्यूल्स चले जाते। समझ रहे हो? तो बस ये एक पॉइंट हमें कन्वेक्शन में पता होना चाहिए। सम एक्सटर्नल फैक्टर like gravity, wind,
must be present for the movement of molecules. तो मतलब इसके हम दो एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि अगर ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट तो उस केस में मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर हम एक और एग्जांपल लें, मान लो ऐसे कोई फायर चल रही है, एक पॉइंट फायर के ऊपर है 1, एक पॉइंट फायर की साइड पे है 2। तो वार्म दोनों को फील हो रहा है, दोनों के पास हीट एनर्जी पहुंच रही है, बट 1 के पास किस कारण से पहुंच रही है? बताओ बच्चों। तो यहाँ पे तो सीधा ऐसा होएगा कि जो ऊपर वाली एयर है वो हीट अप हो रही होगी और वो ऊपर ऐसे जा रही होगी, है ना? तो ये तो हो सकती है कन्वेक्शन। तो 1 में तो कन्वेक्शन होएगी, और बच्चों किस मोड से हीट ट्रांसफर होती है? रेडिएशन। अब 2 तक हीट एनर्जी कैसे पहुंचेगी बच्चों? 2 तक हीट एनर्जी सिर्फ रेडिएशन से पहुंचेगी, राइट? क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिससे कि मॉलिक्यूल्स 2 की तरफ मूव करें, है ना? जो मॉलिक्यूल हीट अप होगा वो तो ऊपर की तरफ जाएगा, 2 की तरफ थोड़ी जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए 2 के पास जो हीट एनर्जी पहुंच रही है वो सिर्फ रेडिएशन के कारण पहुंच रही है। बताओ, अगर हमें 2 के पास भी हीट एनर्जी कन्वेक्शन के थ्रू भी पहुंचानी है तो उसका क्या मेथड होगा?
ओनली पॉसिबल वे इज कि अगर कोई हवा चल रही हो, है ना, अगर कोई राइट की तरफ हवा चल रही होगी, सिर्फ तब ऐसा होएगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 तक पहुंचेंगे। अंडरस्टूड बच्चों? तो कन्वेक्शन में हमें सिर्फ इतना ही समझना है बच्चों, ठीक है? और हाँ बच्चों, मेरी आवाज है ऑडिबल? ठीक है बच्चों, मुझे ना भी 2 मिनट के लिए दिख नहीं रहा कोई चैट। कुछ हुआ तो प्लीज अनम्यूट करके बोलना, ठीक है? मुझे एक बार दोबारा कंफर्म कर दो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। ओके, अब जो रेडिएशन जो कंसेप्ट है, ये क्या कहता है कि कोई भी हॉट बॉडी जो होती है, हॉट बॉडी मतलब कोई भी बॉडी मतलब जिसका कुछ टेम्परेचर है अदर दैन 0 डिग्री, तो अब हम ईएम वेव्स भी पढ़ चुके हैं तो हमें और बेटर पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है कि एवरी बॉडी एमिट्स वेव्स। ठीक है, जिसको हम रेडिएशन बोल देते हैं। तो हर बॉडी वेव्स एमिट भी करती है और हर बॉडी वेव्स को एब्जॉर्ब भी करती है। ठीक है जी, तो जितना वो एमिट करती जाएगी उतना उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, जितना वो एब्जॉर्ब करती जाएगी उतना उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, राइट? तो अब यहाँ पे बच्चों क्या क्या लॉज हैं अगर हम बात करें? एक आता है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ कहता है कि
कोई भी बॉडी जब रेडिएशन एमिट करेगी तो उस रेडिएशन के कारण वो जो टोटल हीट उससे निकलेगी तो उसका रेट, मतलब जिस रेट से हीट लूज हो रही होगी बच्चों, वो है सिग्मा ई ए टी की पावर 4। ठीक। तो ये हमें क्या बताता है, मतलब जैसे हमने कंडक्शन के केस में लिखा था फॉर्मूला, कंडक्शन के केस में फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल, राइट। ऐसे ही रेडिएशन के केस में ये फॉर्मूला है। बच्चों एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे ई को क्या कहते हैं हम? बोलो भाई, ई को क्या कहते हैं? एमिसिविटी। ये बच्चों आपने पहले किया हुआ है ना रेडिएशन वाला पार्ट? तो ई क्या होता है, ये एक बेसिकली रेशो होती है। तो जो बॉडी सबसे ज्यादा हीट एमिट करती है उसको हम कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो उसके लिए ई 1 होता है ना? और किसी भी केस में मतलब ई की वैल्यू आपको गिवन होएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हीट है, वो जो एक बहुत बड़ा सेट ऑफ क्वेश्चंस बनता है, वो इसी फॉर्मूला पे ही बेस्ड बनता है कि जो हीट है वो हम देख सकते हैं कि एक तो एरिया पे डिपेंडेंट है और टेम्परेचर की 4th पावर पे डिपेंडेंट है, ठीक है? और एक बहुत ध्यान ये रखना है कि ये जो यहाँ टेम्परेचर डलेगा वो केल्विन में डलेगा। सिग्मा कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में। बहुत बार रेशो ही पूछी होती है, कंपेयर करना होता है तो ऑब्वियसली वो कट जाएगा। अब बच्चों इसी से रिलेटेड अगर बॉडी से हीट निकल रही है तो ऑब्वियसली मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होगा। अब उससे कैसे रिलेट करते हैं हम? तो हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की पावर 4, ये इक्वल टू हो जाता है एम सी डी टी बाई डी टी, ये जो हमने पहले लिखा था फॉर्मूला क्लोरीमेट्री में, उससे इक्वेट कर दिया हमने, जो हीट और टेम्परेचर का रिलेशन था। तो यहां से हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई डी टी बाई डी टी, ठीक है? ये आप देख सकते हो कि ये क्या बन गई, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 बाय एम सी। तो ये जो क्वांटिटी है बच्चों डी टी बाई डी टी, ये क्या है? इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर भी कह सकते हो, या रेट ऑफ कूलिंग भी कह सकते हो, है ना? क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा होगा। अब बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका ध्यान रखना है। देखो कि आपको क्वेश्चन में या तो ये पूछा होता है कि कौन सी बॉडी ज्यादा हीट एमिट कर रही है, मतलब रेट ऑफ हीट पूछा है आपको, आपने ये देखना है, या आपको ये पूछा है कि रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज, ठीक है ना? तो अगर तो हीट पूछा है तो ऊपर वाली क्वांटिटी है सिर्फ सिग्मा ई ए टी की पावर 4। अगर टेम्परेचर पूछा है तो ये क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एम सी है, राइट? तो ये बहुत ध्यान रखना है कि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं करना। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? ठीक है, जैसे इसका अगर एक एग्जांपल करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों कि मान लो दो स्फीयर्स हैं, रेडियस आर, एक हॉलो है एक सॉलिड है, ठीक है? सेम टेम्परेचर टी, दिस इज 1, दिस इज 2। अगर आपसे पूछा जाता है कि विच स्फीयर रेडिएट्स मोर हीट, फटाफट सोच के बताओ इसका क्या आंसर होगा?
तो दोनों सेम करेंगे, व्हाई? बिकॉज अब तो हमें ये वाला रिजल्ट लगाना है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है और एरिया सेम है, एरिया तो दोनों का ही 4πr² है। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि विच स्फीयर कूल्स फास्टर, तो अब उसमें क्या होगा कि डिनोमिनेटर में मास आएगा, तो मास किसका ज्यादा होएगा? मतलब अब हमें ये देखना है कि किसके लिए ये क्वांटिटी बड़ी है ना? ये क्वांटिटी किसके लिए बड़ी होगी? जिसका मास कम होगा। मास कम किसका होगा? हॉलो वाले का। तो क्या आंसर आया? स्फीयर 1। समझ गए? ओके, तो ये था बच्चों इसमें पहला लॉ। दूसरा लॉ इसमें होता है बच्चों, वो थ्योरेटिकल लॉ है, किरचॉफ्स लॉ। ये क्या कहता है? दिस सेज कि गुड एमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स आल्सो। जो बॉडी ज्यादा हीट एमिट करेगी वो ज्यादा एब्जॉर्ब भी करेगी, राइट? तो दैट इज A इज इक्वल टू E। ए क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्टिविटी। अगला आता है बच्चों वीन्स लॉ। तो बच्चों ये लॉ इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, मतलब इस लॉ पे आने से पहले हमें पहले एक बात पढ़नी है कि जब एक बॉडी हीट एमिट करती है तो वो वेव्स एमिट कर रही है, ठीक है? हम मतलब हम वेव्स की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि वेव्स में भाई अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, राइट? तो बॉडी हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाएं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू जैसे केमिस्ट्री में हम बनाते हैं कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, कि भाई अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटी है। लाइकवाइज हम यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग वेवलेंथ्स की अलग अलग एनर्जी है। तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें हम मतलब एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा, और
वाई एक्सिस पे हम जो प्लॉट करते हैं उसको हम कहते हैं ई लैम्डा, मतलब किसी एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग की जो एनर्जी है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी एमिट हो रही होती है। तो मतलब ये हम कहते हैं कि एक तरह से डोमिनेंट वेवलेंथ है। ठीक है, तो वो बच्चों उस केस में क्या बोलते थे इसको, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ होता था उसमें पीक के करस्पॉन्डिंग कौन सी क्वांटिटी आती थी? नहीं, क्या आता था बच्चों पीक के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे? मोस्ट प्रोबेबल, वहां पे वी मोस्ट प्रोबेबल आता था। ठीक है ना, यहां पे क्या आ रहा है, डोमिनेंट वेवलेंथ। और इस ग्राफ का जो एरिया होता है दैट गिव्स टोटल पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी। ये दो एरियाज में कंफ्यूज मत होना, लेफ्ट साइड वाला कौन सा एरिया है, जो ग्राफ के नीचे वाला एरिया। राइट साइड पे हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो क्या है, एरिया ऑफ बॉडी। ठीक है, जो बॉडी इसको एमिट कर रही है। तो अब बच्चों क्या होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मान लो ये है किसी टेम्परेचर T1 पे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो ग्राफ है आपका वो ऊपर को बढ़ जाता है और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा एम कम हो जाता है, राइट। और यही वीन्स लॉ है कि लैम्डा एम इंटू टी इज कॉन्स्टेंट। तो जो कांस्टेंट होता है वो बी के इक्वल होता है, जिसको हम वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हो राइट कि टी बढ़ेगा तो लैम्डा एम जो है वो कम हो जाएगा।
क्रॉस कटिंग ग्राफ मतलब? जैसे सर आपने ये वाला बनाया है, इसमें सर ने लास्ट ईयर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का बनाएंगे तो ये ग्राफ्स कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, अगर पावर का बनाए तो कर सकते हैं। नहीं, ये ग्राफ तो मतलब जो y एक्सिस पे होता है वो इंटेंसिटी होती है, ई लैम्डा जो होता है। हाँ ये जी सर, एक मॉड्यूल में corresponding क्वेश्चन भी था particular सर, wavelength। उसमें क्रॉस कटिंग ग्राफ्स थे, तो सर ने कहा था ये इंटेंसिटी का प्लॉट नहीं है, ये पावर का प्लॉट है। हम्म, अच्छा ठीक है। आप ये कह रहे हो कि मतलब जैसे मैंने तो इसको ऐसे कट करता हुआ दिखा दिया, वो इस तरह से होता है पूरे का पूरा, राइट? यस सर। हाँ ठीक है। तो वो बच्चों मतलब लॉजिकल सा है, क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ओवरऑल तो हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी बढ़ रही है ना। तो जैसे मैंने पहले दिखा दिया था कि वो नीचे कोई कट कर गया, तो उससे तो हम ये कह रहे हैं कि किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कम हो गई। ठीक है, तो मतलब ये वाला सही है जो अभी बना है। और वो ग्राफ्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जब यहाँ पे, मतलब ई लैम्डा क्या होता है? इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंस है वो इस चीज की है, मतलब कि आपको ये जो समझ आना चाहिए कि ग्राफ लेफ्ट को शिफ्ट करता है और ऊपर को शिफ्ट करता है ना? तो जब ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा तो ऑब्वियसली वो फिर कट नहीं करेगा। मतलब जो नेचर ऑफ ग्राफ है वो तो सेम रहती है ना। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि अगर भाई असली में तो कोई बॉडी जो है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन तीनों फॉर्म्स में हीट लूज कर रही है, राइट? तो तो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी का खुद का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर Ts है। तो बॉडी सारे मोड्स को मिलाकर हीट ट्रांसफर कर रही है और उस कारण से बॉडी कूल डाउन करेगी। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, ठीक है,
जो कि माइनस dt/dt बन गया। माइनस साइन क्यों लगाया हमने? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर T तो कम हो रहा होगा। क्या? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेज कि ये जो रेट ऑफ कूलिंग है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी विद द सराउंडिंग्स। ठीक है, और इस मतलब ये ध्यान रखना है कि मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिस इज ऑल मोड्स। तो मतलब व्हाट डज इट मीन कि जैसे अगर आपने कोई मतलब अगर इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें कि जैसे मान लो आपके पास एक गर्म चाय है और एक रिलेटिवली ठंडी चाय है, ठीक है? तो जो गर्म चाय है वो ज्यादा जल्दी मॉडरेट गर्म रह जाएगी या कोसी रह जाएगी, ठीक है? जो पहले ही बिल्कुल कोसी सी है वो अब ठंडी बहुत लेट होएगी जाके। क्या इस चीज को आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो? जैसे मतलब आजकल तो बहुत इजी है एक्सपीरियंस करना। बाथरूम में मान लो गर्म पानी आपने भरा, ठीक है? उसको थोड़ी देर छोड़ दो, तो वो गर्म से बहुत मतलब नॉर्मल सा गर्म बहुत जल्दी हो जाएगा, बट वो नॉर्मल सा गर्म फिर बहुत देर तक रहेगा, मतलब बिल्कुल ठंडा होने में उसको काफी टाइम लग जाता है, राइट? अगर आप बिल्कुल हॉट पानी की बाल्टी भर के रखो, अगर उसको थोड़ी देर बाद भी देखोगे तो वो काफी उसका टेम्परेचर कम हुआ होगा पानी का। ठीक है, इस पे बेस्ड बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट वी डू इज, हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेट ऐसे कर देते हैं कि माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के टाइम्स, देखो वैसे तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, तो हम एक एवरेज टेम्परेचर ले लेते हैं, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाय 2 माइनस टीएस, टीएस तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। और ये डेल्टा टी क्या है, इसको ऐसे लिखने की जगह प्रॉपर ही लिख दो, टी एफ माइनस टी आई। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्वेश्चंस कर सकते हो। इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम एक एग्जांपल लिखें, बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 70 in 10 minutes in surroundings of 30 degrees Celsius. Find time taken to cool from
70 to 60। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर नहीं आते करने प्लीज अच्छे से अभी देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। करो ट्राई। हुआ बच्चों? देखो कैसे करना है, ऊपर वाला रिजल्ट लगाओ। पहले क्या होगा, माइनस ऑफ, बच्चों ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप का, ठीक है। तो माइनस ऑफ फाइनल टेम्परेचर क्या है 70 माइनस 80 अपॉन अभी टाइम कितना है 10 इज इक्वल टू के 70 प्लस 80 बाय 2 माइनस 30। तो ये क्या बन गया, देखो
राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बन गया, 1 इज इक्वल टू k इंटू 45, राइट। तो k आ गया आपका 1/45। अब दूसरे केस में माइनस ऑफ 60 माइनस 70 अपॉन t, अब k निकल आया है हमारे पास 1/45 इज इक्वल टू 60 प्लस 70/2 माइनस 30। तो ये क्या बन गया, 10/t इज इक्वल टू 1/45 इंटू 130, 35 आ गया, राइट। तो अब आ गया आपका t 10 इंटू 45/35। इससे बच्चों कोई भी डाउट प्लीज आस्क। क्लियर हो गया बच्चों? ओके, चलो ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल इन रेडिएशन। एक बार अब टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, टेस्ट में बताओ बच्चों फटाफट, अगर कोई डाउट है तो। नाइनटीन्थ क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है कि आपको कहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी पहले सिर्फ वेलोसिटी v नॉट है सेंटर की, और बाद में वो प्योर रोलिंग करने लग गया। तो वो प्योर रोलिंग कैसे करने लगा होगा, अगर उसकी कुछ वेलोसिटी v हो गई और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो v/r हो गई होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो लोएस्ट पॉइंट है p, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दोगे। तो उसके बाद जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ mv नॉट r आएगा,
जो फाइनल होगा वो बन जाएगा mvr प्लस ICM ओमेगा। और ओमेगा क्या हो गया, v/r। तो इससे v निकल आएगा, ठीक है। नहीं, एनर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो स्लाइडिंग हो रही है, तो स्लाइडिंग में तो एनर्जी लॉस हो सकता है। आगे नहीं, उसमें आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं लिख पाओगे ना, वर्क एनर्जी थ्योरम में। नहीं, 16th में साइज हाफ करने का मतलब होगा उसका डायमीटर हाफ करना। इट डज नॉट मीन कि वॉल्यूम हाफ हो गया। ट्वेंटी फर्स्ट में बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर वेव। मतलब ये इस टाइप का केस हो गया कि पहले 0.5 ऊपर, फिर पॉइंट, फिर ऐसे -0.5 नीचे। तो आपको इसकी RMS वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमने किया हुआ है बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन। बताओ इस केस से बच्चों क्या आंसर आएगा 21 में। पॉइंट 5 ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक तरह से तो कांस्टेंट करंट ही हो गया ना। RMS को तो पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क ही नहीं पड़ता। आगे बच्चों, थर्टी सेवन तो हमने, आपकी शीट का ही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, अभी हमने डिस्कस किया था नहीं।
इसमें आपको उनकी अक्रॉस दे दी, तो वो आप जो अपना रीडिंग वाला फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्मूला लगा के वी आर निकालोगे, वी आर 100 ही आ गया। खैर वो तो चारों ऑप्शंस में ही था, तो पता ही था आपको। अब करंट क्या हो गया? वी अपॉन आर, तो वो 100/50 हो गया। करंट वी बाय आर क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि वी एल और वी सी सेम है, तो ये रेजोनेंस वाली कंडीशन है। और कोई बच्चों? सर एक बार 19 देखना। सर इसमें ये डाउट था, अगर वर्क एनर्जी लिख भी दी हमने फ्रिक्शनल फोर्स कुछ पीछे को एफ मान के, तो फिर हम फ्रिक्शन का वर्क लिखेंगे और जो फ्रिक्शन पीछे को टॉर्क लगाया है दोनों का वर्क सेपरेटली ऐड करेंगे कि अकेला फ्रिक्शन का वर्क ही लिखेंगे जो ट्रांसलेशन मोशन में आया? नहीं, बस सीधा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके सर। बट उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता ना। और कोई बच्चों इसमें? सी डी इसलिए नहीं क्योंकि ओमेगा और के तो रिलेटेड होते हैं ना, ताकि ओमेगा बाय के इक्वल टू सी हो। तो अगर इसलिए ये बी आंसर बन जाएगा इसका। सर अगर हम सिंपल ओमेगा का अगर फॉर्मूला देखें तो वो तो 2 पाई एफ है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड बट करता है। एफ भी तो सी पे डिपेंडेंट है ना। एफ इज सी बाय लैम्डा। अच्छा ठीक है सर। राइट। मनवंदर 19th एक बार दोबारा पूछना, आपने जो भी एंड में पूछा था, क्या पूछ रहे थे आप? फ्रिक्शन का वर्क डन क्या? फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे लिखेंगे, मतलब कि एक तो ट्रांसलेशनल वाला होगा और एक टॉर्क वाला भी तो होगा, तो वो अलग से लिखेंगे कि ट्रांसलेशन वाले में ही आएगा वो डिपेंड करता है एक्चुअली कि मतलब बेसिकली तो आपको मतलब कुछ इस तरह से लिखना है कि जैसे मान लो फ्रिक्शन पीछे को लग रही है, तो अब दो तरीके होते हैं इसको लिखने के। मतलब आपको फ्रिक्शन इनटू जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रही है जी। उसकी डिस्प्लेसमेंट लिखनी है। हाँ जी। अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे आप? कि उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको उस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? वो मतलब
आपको एक ओमेगा अज्यूम करके वो v, जैसे मान लो ऐसे v है तो ओमेगा इधर को आएगा, तो इस लोएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी बनेगी वो v माइनस ओमेगा आर बनेगी। ठीक है। तो मतलब ये इस टाइप का इंटीग्रल बन जाएगा f इंटू वी माइनस ओमेगा आर डी टी टाइप्स का। ओके सर। तो अब इस तो या तो ऐसे लिख दो फिर और कुछ नहीं लिखना, या बेसिकली ये टर्म्स बनी कैसे हैं कि अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली लिखोगे तो वो एक तरह से ऐसे बन गया कि जो पहली टर्म है वो डिस्प्लेस वो फोर्स वाली है और जो दूसरी टर्म है वो टॉर्क वाली है। यस सर। तो उस तरह लिख दो, तो दोनों केसेस में मतलब सेम बन जाएगा फिर वो। ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।